चलिए आज से शुरू करते हैं फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। क्योंकि अब टाइम इधर कम बचा है तो फर्स्ट पार्ट अगर कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम है कम, तो इसीलिए अब हम फिजिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स है, यानी दो पार्ट हैं इसमें। सेकेंड पार्ट में भी दो पार्ट हैं लगभग। एक शुरुआत में ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर उसके आधे के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी है, इसमें आपको पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन ये क्लास 10th में भी है। साथ ही साथ क्लास 10th में मानव नेत्र भी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्रकाशिकी पढ़ना है आज, यानी फिजिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसका सेकेंड पार्ट है और ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स पहले है, इसमें प्रकाशिकी से शुरुआत होगी इसकी। और प्रकाशिकी के बारे में आप लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लास 10th में इस चैप्टर से रिलेटेड है, परावर्तन है, अपवर्तन है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है या प्रकाश को किस तरह से परिभाषित किया गया है। क्योंकि प्रकाश को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि प्रकाश दिखता ही नहीं है। प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखती हैं। अगर जिस स्थान में प्रकाश होता है उस स्थान पर रखी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। इसी से हमें आभास होता है, ये महसूस हो जाता है कि हाँ इस स्थान में प्रकाश है, लेकिन प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं। तो कुछ प्रयोगों से पता चला है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकाश में कुछ गुण होते हैं। प्रकाश कुछ गुण रखता है, क्योंकि प्रकाश के पास भी अपने कुछ गुण होते हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये सब इसी पेपर में आपको आगे पढ़ना है एक एक करके। पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके बाद में अपवर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश जान लेते हैं। प्रकाश की परिभाषा बताई गई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा माना गया है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करती है, हमें आभास कराती है कि प्रकाश के होने का, कि अगर प्रकाश है जिस स्थान पर वहाँ रखी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों को यही बताया गया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्लास 10th तक के सिलेबस में यही है भी, ये बताया जाता है कि प्रकाश एक सरल व सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पर आगे जैसे ही आगे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि प्रकाश में एक अन्य गुण भी होता है, मुड़ने का गुण, कि प्रकाश मुड़ जाता है। और अगर प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है तो फिर ये मुड़ कैसे जाता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों मुड़ता है और इस मुड़ने को क्या कहते हैं, किस कारण से मुड़ता है। तो यहाँ पर कई अवधारणाएं चलती हैं, तो सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करती है। तो जो परावर्तन है और अपवर्तन, इसमें अभी यही मानकर चलेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि ये सब प्रयोगों से निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं प्रकाश के गुणों के। कि अगर एक कोई चिकनी सतह ले लो, मान लिया कि ये एक दर्पण रख दिया, मिरर, ये एक दर्पण है और ये तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी किया होगा कि जिधर से लाइट आती है उसके सामने ऐसे दर्पण को कर देते हैं, तो हमें ये लगता है कि प्रकाश इस दिशा में
जाने लगता है। ये प्रकाश में गुण होता है कि किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी उस सतह से टकराता है और टकरा करके वापस निकल जाता है। तो जो प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की किरण तल पर आती है, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। और जिस बिंदु पर आपतित होती है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। एक एक पॉइंट को समझते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर हम पृष्ठ के लंबवत एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। सीधी नहीं बन रही है, इस तरह से मान लो ये सीधी है, यानी ये पृष्ठ के साथ में 90 अंश का कोण बना रही है, पृष्ठ पर लंबवत है। तो अभिलंब, इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। नॉर्मल। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो जो आपतित किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, ये इसको कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतित किरण जितने कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश की किरण का एक गुण होता है कि ये जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब है कि आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इसी घटना को कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो वहाँ पर परावर्तन का ज़्यादा यूज है, क्योंकि परावर्तन पर ये चैप्टर आधारित है। दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ पर परावर्तन ही हमें यूज करना होगा और इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर दो नियम हैं परावर्तन के नियम, दो नियम हैं परावर्तन के नियम। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि अगर हम इनको किसी समतल में तीनों को एक साथ बना सकें, तो ये देखो तीनों बोर्ड पर बने हुए हैं। बोर्ड एक तरह से प्लेन है, एक तरह का प्लेन है, ये भी एक समतल है, तो ये तीनों एक ही समतल में है, यानी एक ही प्लेन में है। तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम, ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। परावर्तन के बाद अब बात कर लेते हैं
प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो प्रकार की इमेज होती हैं। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए, परावर्तित किरणों से ही प्रतिबिंब बनते हैं। जो किरणें परावर्तित होकर वापस आती हैं और आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात को और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमें चैप्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो ये बात वहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए, तो लिख दीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक। और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए लिखेंगे कि परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी आभास होता है। इसमें वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं, वास्तव में परावर्तित किरणें मिलती हैं, और इसमें मिलती नहीं है, वास्तव में नहीं मिलती है, सिर्फ आभास होता है। अब वास्तव में कैसे मिलती हैं और आभास कैसे होता है, ये आगे जब दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दो प्रकार की इमेजेस होती हैं यहाँ पर, वास्तविक और आभासी। तो अब बढ़ते हैं दर्पण की ओर। अब पढ़ेंगे दर्पण। मिरर्स। देखिए, वैसे तो दर्पण कई प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, बेलनाकार दर्पण। लेकिन आपके सिलेबस में इतने दर्पण नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही पढ़ना है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक, तो आपके सिलेबस में है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स, ये पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर्स। तो ये दो प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं। अब ये जान लेते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। एक हम खोखला गोला लेते हैं, खोखला गोला। देखिए, ये गोला है, बोर्ड पर तो आपको वृत्त लग रहा होगा, ये सर्कल है, लेकिन इमेजिन करो ये एक कांच की बॉल है। ठीक, एक गेंद कंसीडर करो इसको, क्योंकि बोर्ड पर अब 3D डायग्राम है,
क्योंकि अगर गोला बनाएंगे तो बोर्ड पर नहीं बन सकता है। लेकिन ये वृत्त टाइप में इसका मतलब यही है कि ये गोला है, इसको गोला ही कंसीडर करो। समझ लो एक कांच की बॉल है, इसको हमने बीच से काट दिया। तो जब बीच से काट देंगे, इसके दोनों भाग अलग अलग कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से इस शेप में दिखेगा। ठीक, तो दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? दर्पण बनाने के लिए हम उसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, यानी एक सतह पर पेंट कर देते हैं। जो आपके घरों में दर्पण है, जो यूज करके आते हैं, तो उसको देखिएगा कभी पीछे से, तो उसमें पीछे पेंट की जाती है, क्योंकि जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाए, जिससे लगभग संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होता है, तो इमेज अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक ये भाग है, यानी एक सरफेस है, पृष्ठ है, और एक कर्व्ड सरफेस है, घुमावदार है, वक्र पृष्ठ है, यानी ये इस प्रकार से है। ये पूरा पृष्ठ है, कांच का ही है। तो अगर हम इसके भीतरी सतह पर, जो अंदर वाला दबा हुआ तल है, इस पर पॉलिश कर दें, तो ये उभरा हुआ तल है, ये इधर का है उभरा हुआ तल, और ये दबा हुआ तल। इसमें ये दबा हुआ तल है और पीछे वाला उभरा हुआ तल है। तो जब हमने इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश की है, तो जो उभरा हुआ तल है ये फिर परावर्तक तल कहलाएगा। ये परावर्तक तल कहलाता है। और जब हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, जब हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, तो फिर दबा हुआ तल परावर्तक तल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये दो टाइप के मिरर बन चुके हैं। अब कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है, ये डिसाइड करना है। देखिए, जिस दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये वाला हो गया उत्तल दर्पण, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण में परावर्तक तल दबा हुआ तल होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ये वाला हो गया उत्तल दर्पण और ये वाला अवतल। यानी अगर हम उभरे तल पर पॉलिश कर देंगे, तो फिर बचा कौन सा? दबा हुआ तल, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और अगर हम दबे हुए तल पर पॉलिश करेंगे, तो कौन सा बच गया? उभरा हुआ तल, तो ये बन जाएगा उत्तल। यानी उभरे हुए तल पर उत्तल, यानी अगर उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं एक एक करके। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पॉलिश कर दी जाती है उभरे हुए तल पर, अभी जो बनाया था उधर वाला, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण ये एक गोले का भाग है, ये एक गोले का भाग है। तो ये जिस गोले का भाग था, जैसे ये पूरा एक गोला होगा, प्रारंभ में गोले पार्ट, तो उस गोले की कोई एक रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। तो इस त्रिज्या से होते हुए एक हम सीधी रेखा खींच देते हैं, जो दर्पण को मध्य बिंदु पर काटती है। इस त्रिज्या से होते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं, जो इस दर्पण को मध्य बिंदु पर काटती है। तो जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, पोल कहते हैं। और दर्पण गोले, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
वक्रता केंद्र, ये केंद्र है उसी गोले का जिससे इस दर्पण को बनाया गया है। तो जब गोले में रहता है ये केंद्र तो केंद्र केवल केंद्र कहलाता है। अब ये दर्पण में आ गया है, दर्पण के सेंस में इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतनी बात समझ में आ गई फिर। और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। R को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके फोकस की। इसमें एक फोकस भी होता है। तो फोकस को कैसे परिभाषित करेंगे? तो फोकस को परिभाषित करने के लिए हम लिख देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर। हाँ, मुख्य अक्ष तो बताया ही नहीं। इस प्रकार से ये जो रेखा मिलती है हमें, ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ये दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, ये वाली रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस के लिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं फोकस को समझने के लिए। ये अब हो गया ध्रुव, इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा और इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे, यानी अवतल को ही समझा रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मान लीजिए ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है दर्पण के उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यामिति का प्रयोग है, ज्योमेट्री का यूज है। अभिलंब कैसे खींचा जाएगा? जो इस पृष्ठ पर लंब हो, नॉर्मल हो। हम जानते हैं कि अगर हम गोले की त्रिज्या से गोले के पृष्ठ पर कोई रेखा खींचेंगे तो पृष्ठ पर लंब होगी। तो अगर इसका अभिलंब खींचना है तो इसका अभिलंब हमें यहां से खींचना पड़ेगा, इस प्रकार। तो ये वक्रता त्रिज्या है और हमने ये रेखा दर्पण तक खींच दी है। तो ये रेखा इस पृष्ठ पर यानी दर्पण पर लंब होगी, तो ये अभिलंब कहलाएगी। ये हो गया हमारा अभिलंब। तो हमने अभी पढ़ा है परावर्तन में कि आपतित किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो मान लिया कि अगर ये थीटा कोण पर आपतित हुई है तो ये थीटा कोण पर ही परावर्तित भी हो जाएगी, थीटा कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तन का नियम कहता है कि कोई किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। एक किरण मान लेते हैं कि इधर से आपतित हो रही है, इधर भी तो लंब होगी। अब यहां पर ज्यामिति को समझ लो कि ये एक पृष्ठ है और प्रकाश की किरण इस पर बिल्कुल सीधी आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपतित होती है पृष्ठ के लंबवत अभिलंब भी तो इसी पर खींचा जाता है, अभिलंब भी तो इसी पर लंब होगा, यानी ये अभिलंब है और इसी पर आपतित किरण है, आपतित किरण है। तो यहाँ पर अब ये बताइए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ में कितना कोण बना रही है? आपतित किरण अभिलंब के साथ में कितना कोण बना रही है? आपतित किरण और अभिलंब एक ही रेखा पर है, तो इसका मतलब है इनके बीच में जो आपतन कोण है उसका मान होगा 0। और परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि r का मान भी 0 होगा। अगर r का मान 0 होगा तो r भी यानी परावर्तित किरण भी
इसी रेखा में वापस सीधी लौट जाएगी। यानी जो किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली रेखा सी से होकर जा रही है तो इस पर लंबवत आपतित होगी, तो ये इसी दिशा में वापस लौट आएगी। अब ये और ये दोनों हो गई परावर्तित किरणें, यानी ये वाली और ये, इनको कहेंगे परावर्तित किरणें। और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपस में काटती हैं उसको, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी, तो इसको मिटा देते हैं, विसी है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो नियम बताया गया है उस नियम के अनुसार प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही आपतित करवानी होगी, यानी लेफ्ट साइड से ही। से ये दर्पण है, दर्पण से लेफ्ट साइड से ही प्रकाश की किरण आएगी। ऐसा नहीं करेंगे कि राइट साइड से प्रकाश की किरण लाएंगे। ठीक, जो नियम बताया गया उसी के अनुसार ही काम करना है। और वस्तु भी हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी। और जो दूरियां ध्रुव से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में मापी जाएंगी उनको निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और जो ध्रुव से यानी पोल से राइट साइड में होंगी उनको पॉजिटिव साइन के साथ, यानी जो लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस होगी वो निगेटिव और जो राइट साइड वाली डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। यानी ये तो पढ़ ही चुके हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर इमेजिन कर लो ये मूल बिंदु हमारा, इसमें ये P है, तो मूल बिंदु से इधर जो भी दूरियां होती हैं वो प्लस की होती हैं, इधर वाली माइनस की, यानी इसके इधर जितनी डिस्टेंस लेंगे वो प्लस की और इसके इधर वाली माइनस की। तो अवतल दर्पण में देखिए कि फोकस ध्रुव से बाईं तरफ है, वक्रता केंद्र बाईं तरफ है, वस्तु भी बाईं तरफ रखी जाएगी। इसका मतलब है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी यहाँ पर तीनों को माइनस साइन के साथ में लेना पड़ेगा। ये बात चल रही है अवतल दर्पण की। अभी उत्तल में भी देख लेंगे कि उसमें चिन्ह कैसे लिए जाएंगे। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी PF फोकस दूरी कहलाती है। P से F तक की दूरी फोकस दूरी। P ध्रुव है, F फोकस है। ये एक फोकस एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है। तो P से F तक की दूरी फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से। फिर P से C तक की दूरी ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद वस्तु रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी OP मान लेते हैं, किसी पॉइंट O पर वस्तु रखी है, O से P तक की दूरी U, वस्तु की दूरी को U से, ये U वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। एक शब्द और प्रयोग किया जाता है इसके लिए, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब नहीं, बिंब की दूरी। प्रतिबिंब अलग है और बिंब अलग है। बिंब वस्तु को ही कहीं कहीं पर लिख दिया गया है किसी किसी बुक में कि बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बिंब का मतलब प्रतिबिंब से नहीं है, बिंब का मतलब वस्तु से है। फिर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V लेते हैं। ठीक, तो इनको याद रखिए कि F क्या है, R क्या है, U क्या है, V क्या है, इनका यूज आगे है।
क्योंकि अगर इनके नाम नहीं पता होंगे तो यूज करने में दिक्कत आएगी। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण में f का मान प्लस रहेगा या माइनस। तो उत्तल दर्पण में f है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब है ये माइनस साइन के साथ, वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में माइनस साइन के साथ, और वस्तु बाई साइड में लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी माइनस साइन के साथ। अब वस्तु चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, दोनों में लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी, तो इसलिए इसका साइन माइनस ही लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इसका साइन इमेज के आधार पर ही लेंगे। इमेज लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, तो ये तीन तो फिक्स हैं। उत्तल दर्पण के लिए इन तीनों के साइन तो माइनस के ही लेने होंगे। चलिए, अब ये बात हो गई अवतल दर्पण की। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें पॉलिश करेंगे दबे हुए तल पर, और जो परावर्तक तल होगा उसको बाई साइड में ही रखिए। परावर्तक तल को बाई साइड में ही रखिए। तो अगर इसका गोला इधर से कंप्लीट करें तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा, और केंद्र को मिलाती हुई एक रेखा सीधी खींच देंगे, तो ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, और ये दर्पण को मध्य बिंदु पर काटती है, तो ये उत्तल दर्पण का ध्रुव, ये सी वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। चलिए, तो ये मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद में क्योंकि फोकस की बात करनी है कि इसका फोकस कहाँ पर होता है, बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर। फिर जिस बिंदु पर आपतित होती है प्रकाश की किरण, उस पर एक अभिलंब खींचते हैं, और हम जानते हैं कि दर्पण के केंद्र और दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर हम मिला दें, दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिला दें, तो उस बिंदु पर ये रेखा लंब हो जाएगी। ये रेखा अभिलंब कहलाएगी। ये रेखा अभिलंब कहलाएगी। और हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित भी हो जाती है। अगर ये आपतन कोण थीटा पर आपतित हुई है तो थीटा कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी। तो ये बात तो पढ़ ही चुके हो क्लास 10th में कि उत्तल दर्पण को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर को सॉरी डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। हिंदी में एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, तो इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है, क्योंकि जो भी प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, पड़ती है, ये उसको फैला देता है। इसी क्रिया के कारण या इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और अवतल को कहते हैं अभिसारी, हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इसमें, क्योंकि उसका काम क्या होता है, तो देख लेते हैं एक बार कि वो प्रकाश किरणों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। यानी इस पर प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश किरणें इस पर आपतित होंगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष
के बिंदु से होकर जाएंगी। जैसे ये इधर से आ रही है, तो ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यानी प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देता है, और ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। जैसे इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, इस पर आपतित होगी और इधर फैला देगा इस प्रकार से। लेकिन इसने क्या किया, जो प्रकाश की किरण इधर से आई है और एकत्रित होती जाएगी, इधर से आई है इधर से निकल जाएगी, तो इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण और इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो अगर इधर से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि ये किरण इधर जाकर के मिल नहीं पाएगी। दूसरी किरण हम मान लेते हैं कि ये दर्पण पर अविलंबवत आपतित हो रही है, और दर्पण पर अविलंबवत आपतित होने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये अभी पीछे बता चुके हैं, क्योंकि आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0, यानी जो सीधे जाएगी लंबवत जाएगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो अगर इसको यहाँ आगे बढ़ाओगे और इसको इधर पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे देखो इसको यहाँ पर काट देंगे, तो ये वाला पॉइंट इसका फोकस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण का फोकस ध्रुव से दाईं ओर होता है। वक्रता केंद्र की बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र इसके बाईं तरफ ही होगा। तो इस प्रकार ये फोकस भी बाईं तरफ होता है। तो P से F तक की दूरी फोकस दूरी हो गई, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो अब इसमें ये दाईं तरफ है, तो ये प्लस, ये भी प्लस साइन के साथ में लेना होगा, यानी साइन कन्वेंशन साथ में ही समझते चलो, क्योंकि अलग से बताने की क्या जरूरत है, जहां पर भी यूज हो रहा है वहां पर बता रहे हैं। वस्तु हमेशा बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। तो ये बात हो गई उत्तल दर्पण की। अब बढ़ते हैं इसके मुख्य फोकस की ओर। फोकस क्या होता है? तो फोकस तो समझ में आ गया आपको अब इससे। फोकस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक पॉइंट याद रखना अभिलंब के बारे में, क्योंकि इसका काम बहुत है। अभिलंब सही से खींचना, नॉर्मल। दर्पण में अभिलंब कैसे खींचेंगे, तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है। कोई प्रकाश की किरण किसी भी बिंदु पर आपतित हो, किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ आपतित हो इस बिंदु पर, चाहे यहाँ आपतित हो, जैसे अगर आपतित इस प्रकार से हो रही मान लीजिए इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब डायरेक्ट C से उस पॉइंट को मिला दो, C से वक्रता केंद्र से उस पॉइंट को मिला दो। मिलाने पर जो रेखा मिलेगी यही रेखा अभिलंब कहलाएगी। कुछ नहीं करना है, बस उस पॉइंट को C से मिला दो, अभिलंब मिल जाएगा। फिर है द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं M और इस पॉइंट को M डैश। अब द्वारक की बात कर लेते हैं, यूज होगा ये वर्ड द्वारक। अपर्चर क्या होता है? तो दर्पण के सिरों को एक रेखा के द्वारा अगर हम मिला दें तो इस प्रकार ये जो रेखा मिलती है, रेखा M से M डैश तक, M डैश, ये दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण का द्वारक कहलाती है ये M से M डैश तक, यानी ये रेखा एक जीवा होगी, या ये कह लो कि M और M डैश को मिलाने पर जो जीवा प्राप्त होती है, इस जीवा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस जीवा को दर्पण का द्वारक कहते हैं।
तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ प्रतिबिंब बनने के नियम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब को बनाएंगे तो किन किन नियमों के अनुसार बनाएंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम। नंबर 1, पहला नियम, दोनों के लिए साथ साथ में ही बता देते हैं। इधर लिख लेते हैं अवतल के लिए और इधर उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण और इधर अवतल दर्पण। ठीक, तो हम एक बनाएंगे अवतल दर्पण और इधर बनाएंगे हम उत्तल दर्पण। ये ध्रुव होगा, इधर वक्रता केंद्र होता है, इसमें वक्रता केंद्र इधर होगा दबे हुए तल। तो वक्रता केंद्र दबे हुए तल की साइड में ही होगा, दोनों में। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब ये फोकस पॉइंट पीछे समझ चुके हो, यानी परावर्तित किरण फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार इसमें जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी ये इस तरह से परावर्तित होगी। इसमें ये प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। ये प्रतीत होगा कि ये वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, इस तरह से। इसको डैश डैश कर देते हैं। इसमें समांतर है, फोकस से होकर जा रही है, इसमें समांतर है लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि फोकस से। अगर इधर से देखोगे तो ये लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। दूसरा नियम, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस आएगी। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी परावर्तित होकर समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण के लिए बना लेंगे। डायग्राम छोटा बना रहे हैं क्योंकि अभी तीसरा भी बनाना है, तो आ जाए बोर्ड में। तो इसमें इधर पॉलिश होगी। तो अब ये केस चल रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, देखो इसमें समांतर जाने वाली, इसमें भी समांतर जाने वाली, ठीक, इसमें फोकस से होकर जाने वाली, इसमें फोकस की ओर जाने वाली। जो प्रकाश किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी जो प्रकाश की किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष है, ये परावर्तित किरण, दोनों समांतर है। यहाँ पर भी ये परावर्तित किरण और ये मुख्य अक्ष समांतर हो गई है। तीसरा केस, ये अवतल दर्पण है। तीसरे केस में जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस किस मार्ग पर आएगी? अभी बताया था अगर वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण है तो दर्पण पर अभिलंब होगी और ये उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। इसी प्रकार इसमें तीसरा केस, इसमें वक्रता केंद्र से जाने वाली, इसमें वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई
प्रतीत होने वाली परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों के आधार पर ही प्रतिबिंब का बनना आप समझ सकते हैं, अगर इन तीनों को समझ रहे हैं तो। और वैसे ये इजी है, इसको समझना आसान है और ये याद भी रखना होगा, ठीक है, क्योंकि समझने के साथ साथ में याद भी रखना जरूरी होता है। समझ लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन याद तो करना ही होगा। तो ये आरेख है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। बाकी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक, क्योंकि अब ये फिजिक्स है तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, लेकिन अगर समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।